नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि 4 जून हो गया है, मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी के पेपर चल रहे हैं, तो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम लेके आए हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में यदि देखा जाए दोस्तों, तो आज कोई भी एग्जाम नहीं था, इसलिए परेशान ना हो, फालतू आप लोग बार बार सर्च ना करें। सेकंड शिफ्ट में ही एग्जाम है, तो सेकंड शिफ्ट में जो जो प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, तो उसका एनालिसिस अपन करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, आपको पीडीएफ जो है वो उसी पर प्राप्त होगी। टेलीग्राम पे आप जैसे ही जुड़ जाएंगे तो क्लास जैसे ही समाप्त होती है तो उसमें पीडीएफ डाल दी जाती है। उसके बाद आप उसके लिए अपलोड कर लें, डाउनलोड कर लें, और फिर उसको जब भी आपको दिन भर में पढ़ना है उसको पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन फोकस करेंगे जीके प्लस करंट पर। तो प्रश्न पहला था कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट कब बनी थी। तो स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और पहले नेहरू मंत्रालय के गठन के लिए 15 मंत्रियों को चुन लिया। ठीक है। भारत के पहले मंत्रालय में प्रतिनिधित्व करने वाले कौन कौन हैं? हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, सिख थे और पारसी थे। दलित समुदाय से भी 2 सदस्य आते थे, इसको याद रखिए। राजकुमारी अमृता कौर, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, एकमात्र पहली कैबिनेट मंत्री थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश के गठन से पहले भोपाल विधानसभा में कितने सदस्य थे? मध्य प्रदेश के गठन से पहले की बात चल रही है, तो कितने थे दोस्तों? 23 थे। अब इसका कारण क्या था, इसको समझ लें। राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आ गया। यह पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश मराठी भाषी क्षेत्रों के बिना, मतलब मराठी भाषी क्षेत्र हट गए जो बंबई राज्य में विलय कर दिए गए थे। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। बंबई राज्य बाद में, फिर मुंबई कब बना था दोस्तों? वो बना था 1966 में, जब गुजरात उससे अलग हो गया था, है ना। महाराष्ट्र बना था जब वो। विधानसभाओं की संख्या मध्य भारत में थी 79, विंध्य प्रदेश में थी 46 और भोपाल में थी 23। क्लियर? क्योंकि भोपाल भी एक राज्य हुआ करता था। 1 नवंबर 1956 को सभी 4 पूर्ववर्ती राज्यों की विधानसभाओं को भी पुनर्गठित कर मध्य प्रदेश विधानसभा बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। तो अच्छा प्रश्न था दोस्तों, है ना। इसलिए मैंने लिखा हुआ है वहां पर कि लेवल ये होना चाहिए। मैंने ये लिखा है कि ये रहा है लेवल। चलिए आगे देखते हैं। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? प्रथम साक्ष्य की बात चल रही है पूरे इतिहास में। कब मिल गए प्रथम साक्ष्य? तो मेहरगढ़ से मिले हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग उत्तर वैदिक काल लगा कर आ गए होंगे, है ना। माफ करिए, ऋग्वैदिक काल भी लगा के आए होंगे, पर मेहरगढ़ इसका सही आंसर है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के बलून के पास में है। यह खेती के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण युग का सबसे पुराना उपनिवेश है। नवपाषाण युग को नया पाषाण युग भी कहा जाता है। पाषाण युग का मतलब क्या है दोस्तों? पत्थरों का काल, यानी जब इंसान पत्थर पर ही पूरे कार्य करता था, और उसमें भी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का मतलब है कि नया वाला पाषाण काल। अगर नया कोई चीज है तो पुराना भी तो रहा होगा। तो भाई सब 3 भागों में बांटा जाता है पाषाण काल को। पहला हो जाता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल याद रखिएगा, जितनी भी खोजें हुई हैं वो सब नवपाषाण काल की ही देन होती हैं, याद रखिए। मेहरगढ़ बोलन नदी पर स्थित है। कौन सी है? बोलन नदी। और किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो सिंधु की ये सहायक नदी है। इसको भी आप लोग याद रखें, क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ। अब क्या हुआ था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरूरी है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पर रुकिए, शुरुआत में कितनी थी? 7 प्रकार की थी, एक हट गई है। कौन सी हट गई है? संपत्ति का अधिकार, उसी के बारे में यहाँ नीचे चर्चा है। चलिए, मूल संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, और इनमें से 6वीं स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अभी एक संवैधानिक अधिकार है, जो कि 300A में रख दिया गया है। 300A में रख दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिंदुसार किसका पुत्र था? दोस्तों कई लोग ये कह रहे थे कि बिंदुसार किसका पुत्र था। कुछ लोगों ने ये प्रश्न बताया, किसी ने बताया कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। इस प्रकार से तो तीनों को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य दादा हो गए, बिंदुसार उनके पुत्र हो गए और बिंदुसार का पुत्र अशोक हो गया। तो तीनों मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट हैं एक तरीके से देखा जाए। बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे। वह राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पुत्र थे। वे सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के पिता थे। अशोक की जगह यहाँ पर महान लिखना भूल गए हैं, महान मैं लिखे देता हूँ, है ना। अशोक निश्चित तौर पर महान था भाई। यूनानियों के लिए बिंदुसार को मित्र चैट्स के रूप में जाना जाता है। बिंदुसार की रुचि जैनियों के आजीवक संप्रदाय में थी। किसमें? आजीवक संप्रदाय। ये सीधा प्रश्न आता है दोस्तों कि बिंदुसार किस संप्रदाय को मानते थे, तो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आजीवक संप्रदाय को मखली पुत्र गौसाल के द्वारा चलाया गया था।
इसके अलावा बिंदुसार का एक और नाम आप लोग याद रखें, अमित्र घात। अमित्र घात, अमित्र का मतलब होता है शत्रु और घात यानी शत्रुओं का घात करने वाला, नाश करने वाला, है ना। आगे चलते हैं। इनमें से कौन डरावनी हॉरर फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न दोस्तों देखिए, अगर देखा जाए तो लेवल इसका अलग ही है ना, एकदम बिल्कुल सही अलग हो गया। तो ये रामसे ब्रदर्स, रामसे ब्रदर्स एक नाम या ब्रांड नाम है जिसका उपयोग बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं के परिवार के लिए किया जाता है, जो एफ रोमसे बेटे के और पोते हैं। वे डरावनी फिल्मों की शैली को रामसे ब्रदर्स नाम का पर्याय बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। रामसे ब्रदर्स ने भारत में 30 से अधिक हॉरर फिल्में बनाई हुई हैं। आप लोगों ने यदि कोई फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, मैं तो उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ठीक है, हाँ यार, जो नहीं जानते तो फिर नहीं जानते, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022, याद रखिएगा 2022 का पूछा था, बाई केसी वोडियार को पूर्व शाही परिवार के सदस्य यदुवीर कृष्ण राजा चामराज वाई केसी वोडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह कन्नड़ राज्योत्सव को चिन्हित करने के लिए दुबई कन्नडिगास के द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सैखोम मीरूबाई चानू ने। किसने? सैखोम मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू को तो आप लोग जानते ही हैं। भारतीय भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग सैखोम मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के तीसरे संस्करण के लिए विजेता घोषित किया गया है। किसके? तीसरे। अब हम इन्हें किस लिए जानते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त करने वाली भारतीय भारोत्तोलक हैं। हम जानते हैं कि ओलंपिक में पदक प्राप्त कर लेने के बाद जो एक तरीके से देखा जाए तो वो सब अलग ही हो जाता है। तो ओलंपिक में जिन जिन लोगों ने पदक प्राप्त किए हैं, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में है दोस्तों, तो उनसे प्रश्न बनता है, हमेशा उनको अपने दिमाग में रखें और याद कर जाएं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के खनन मंत्री कौन है? तो कौन है दोस्तों? विजेंद्र प्रताप सिंह। देखिए मंत्रियों से प्रश्न आने लगा है, तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट को याद करके बिल्कुल जाएं दोस्तों, क्योंकि इससे कैबिनेट से एक ना एक प्रश्न जरूर आ जाता है। खनिज साधन एवं श्रम मंत्री कौन है? विजेंद्र प्रताप सिंह, यही पूछा गया था। श्री गोपाल भार्गव कौन है? लोक निर्माण विभाग कुटीर एवं ग्रामोद्योग है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों। गृह, जेल, विधि, विधायी कार्य और संसदीय कार्य इनके हाथों में है। श्री तुलसी सिलावट जी के पास में जल संसाधन है, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास है। क्लियर, आगे चलते हैं। खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 49वां। दोस्तों पटवारी में ये 2 से 3 बार प्रश्न आया हुआ था। क्लियर। 20 फरवरी 2023 को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में खजुराहो के सांसद तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने 7 दिवसीय, कितने दिन का होता है? 7 दिवसीय। और ये कौन है? विष्णु दत्त शर्मा वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद जी भी हैं खजुराहो से, यानी एमएलए हैं। दिवसीय 49वें, इस नंबर को भी याद रखिएगा, खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ किया। ठीक है, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न निकल के आ गए आपके। आगे चलते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों यह 1990 में शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना ग्रामीण गरीबों के लिए है, उन्हें स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने की योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 1 अप्रैल 1990 को शुरू की गई थी। हाल ही में किसे पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? डॉक्टर एलिडा गोयरा को हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिसमें क्यूबा, याद रखिएगा, क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर एलिडा गोयरा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। यह अवार्ड R गौरी अम्मा फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड MPRDC का मुख्यालय कहां पर है? तो ये दोस्तों भोपाल में है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड का गठन 2004 में हुआ। ये क्वेश्चन अधिकतम आज देखा जाए तो 95% लोगों ने सही कर दिया होगा। मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है। प्रमुख जिलों सड़कों के 22,000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क के प्रबंधन के लिए यही MPRDC जिम्मेदार होता है। ठीक है। पंचायती राज से प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न लेकिन क्लियर नहीं है। 19वें संविधान से संबंधित प्रश्न था। अब ये 19वां मेरे अंदाज से दोस्तों अगर होगा तो एक तरीके से देखा जाए संशोधन होना चाहिए, क्योंकि देखिए अनुच्छेद से संबंधित तो एक प्रश्न दे दिया है उन्होंने,
शायद संशोधन से हो, है ना। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट कौन से प्रस्ताव पर बनी थी, एक ये भी प्रश्न था दोस्तों। राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध किन दो नदियों के बीच में हुआ था, तो दोस्तों झेलम और व्यास नदी के बीच। इसको हम हाइडे स्पीच की लड़ाई भी कहते थे, वितिस्ता का युद्ध भी कहते थे, है ना। ये युद्ध दरअसल झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। पोरस इसमें हार जाते हैं, सिकंदर जीत जाते हैं, पर सिकंदर ने उनको राज्य ससम्मान के साथ उसी तरीके से लौटा दिया था, और सिकंदर उसके बाद में व्यास नदी को पार करने से मना कर देते हैं और वापस भारत से लौटने लगते हैं। कुछ समय के बाद सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का कुल वार्षिक बजट क्या है, तो दोस्तों क्या है कुल वार्षिक बजट, 314,024,84। आप कहेंगे ये कैसी संख्या है सर, देखिए याद करने का यही तरीका होता है, यदि आप लोग ऐसे संख्याओं को याद करेंगे तो फिर हो गई याद 3,14,000 या 3,14,00,000 या 3 अरब या 14 लाख, ऐसे कभी याद मत करिए। आप इनको किसी का मोबाइल नंबर बना दीजिए, एक ऐसे व्यक्ति का मोबाइल नंबर बना दीजिए जिसको आप उठाना नहीं चाहते, बस। तो आप लोग बार बार इसको बोलेंगे, 4-5 बार शाम को बोल लो, 4-5 बार सुबह, तो याद हो जाएगा। तो कुल वार्षिक बजट कितना है, व्यय कितना हो रहा है ना, कितने परसेंट है, तो ये सब एक ही बार में आप लोग याद कर लें। तो 314,024,84 क्लियर। कुल विनियोग राशि 314,024,84 करोड़ रुपए, जो विगत वर्षों की तुलना में 12% अधिक है। कितनी, 12%। कुल शुद्ध व्यय अगर देखा जाए तो इतना रहा है, इसको भी याद करके जाएं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2021-2022 में किसानों की आय में कितनी वृद्धि हुई है, तो 3.9% की। कितनी, 3.9% की। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र पर महामारी का बहुत कम असर पड़ा, और इस क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में 3.9% की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष कितनी हुई थी, 3.6 हुई थी। तो दोस्तों इस बार बढ़ी है 3%, अगर देखी जाए 0.3% तो बढ़ गई है, तो ये अच्छी बात है। आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं विज्ञान से प्रश्न। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, एक ये प्रश्न था दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी 1666 में। न्यूटन कहाँ से थे दोस्तों, और इनकी किताब का क्या नाम था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धातु अधातु से प्रश्न था दोस्तों, अम्ल क्षार से प्रश्न था, रासायनिक सूत्र से प्रश्न था, ध्वनि से एक प्रश्न था, रोगों से प्रश्न था, एक जेनेटिक्स से प्रश्न था, F1 F2। अब ये F1 F2 क्या है, तो ये दोस्तों प्रथम पीढ़ी के पौधे हैं और F2 द्वितीय पीढ़ी के पौधे हैं, इनसे संबंधित प्रश्न था। जेनेटिक यानी क्या होता है, अनुवांशिक, अनुवांशिकता से संबंधित प्रश्न आया हुआ था। विज्ञान के दोस्तों ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक तरीके से एग्जाम धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे होता है, अभी तो नहीं हुआ है, अभी होगा 20 तारीख तक लगभग चलेंगे, उससे ज़्यादा ही। तो धीरे धीरे प्रश्न जो है वो आना कम हो जाते हैं दोस्तों, है ना। तो अब जितने प्रश्न आएंगे उतने का ही एनालिसिस हो पाएगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, यदि आप लोगों का पेपर हो तो क्वेश्चन देने की, एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन दिया करें। बहुत सारे लड़के क्या होता है, वो देखा है, अब वो सोचते हैं फ्री हो गए अब कौन क्वेश्चन दे दिया करिए। देखिए, है ना, तो दे देने से क्या हुआ, आगामी जो लड़के होंगे, आगामी जो परीक्षार्थी होंगे, उनके लिए थोड़ी सहूलियत मिल जाया करेगी। चलिए आगे चलते हैं, हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। तो सर्वनाम विशेषण से संबंधित था, उल्लाला छंद से प्रश्न है, कारक मुहावरे लोकोक्ति से प्रश्न था, शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ रहे हैं, पर्यायवाची विलोम है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार का एक प्रश्न था। समास से प्रश्न है, अवयव प्रत्यय से प्रश्न थे, तत्सम तद्भव से प्रश्न थे। मैथ में दोस्तों और इंग्लिश में लगभग वैसा ही रहा है। लाभ हानि से प्रश्न है, प्रतिशत से प्रश्न था, आयु से प्रश्न था, रेलगाड़ी से संबंधित था, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न थे, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से प्रश्न थे, लघुत्तम संवर्तक महत्तम संवर्तक से प्रश्न थे, मध्यिका से प्रश्न थे, एसआई और सीआई से प्रश्न है, क्षेत्र मिति से प्रश्न थे, समय कार्य चाल दूरी से प्रश्न थे। इंग्लिश में देखा जाए दोस्तों तो PQRS से 5 से 6 प्रश्न है, एक्टिव पैसिव वॉइस से 4 से 5 थे, मिस स्प्लेड से 1 थे, एंटोनिम से 2, सिनोनिम से 2। इसके अलावा एरर से प्रश्न पूछे गए थे, और कुछ प्रश्न दोस्तों नरेशन से भी आए हुए थे, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी प्रश्न आए हुए थे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो अपना एनालिसिस है वो समाप्त होता है। नंबरों की यदि लास्ट में अपन चर्चा कर लें तो नंबर यदि देखे जाएं दोस्तों तो 60 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। देखिए जीएस थोड़ा कठिन जरूर आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो लड़के लोग जो नंबर है वो किसमें आगे पहुँच रहे हैं, तो इंग्लिश में पहुँच रहे हैं, मैथ में पहुँच रहे हैं, और देखा जाए तो हिंदी में, इनमें वो लोग नंबर को कवर कर ले रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम लड़के ऐसे हैं जो 70 से ऊपर जा पा रहे हैं, लेकिन 60-70 के बीच में अब आने लगे नंबर, है ना। पहले अगर देखा जाए तो यही आंकड़ा 55 और 50 के बीच में रहा था, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, तो नमस्कार, मिलते